हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिसन और जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। सो गाइस, हम लोग अपने यूनिट 4 का पार्ट 2 आज करने वाले हैं, जहां पे हम आने वाले कुछ 40-50 क्वेश्चंस को आप डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, यूनिट 4 का पार्ट 2। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप सारे मेरे हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट जो है AJAYSINGH_2303। ओके, तो यहाँ पे जो ये है ना AJAY, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना बस, AJAY, बाकी सारा ठीक है। सो गाइस, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये कल वाले क्वेश्चंस का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, उसको आप छोड़ देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 48 से 51 क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे बेसिकली क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 250, और कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है आपको 1250 प्लस 0.75y। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले देखा था लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी इक्वल्स टू y की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक बार इसको नोट कर लेते हैं वापस से। इन्वेस्टमेंट जो आपको दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है 250, और कंजम्पशन फंक्शन 1250 प्लस 0.75 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सबको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है हमेशा। तो y इज इक्वल टू सी कितना है, 1250 प्लस 0.75y प्लस 250। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1250 प्लस 250 कितना हो गया, 1500 प्लस 0.75y कितना हो जाएगा, ये 0.75y इधर माइनस आ जाएगा, तो 0.25y बराबर 1500। यहाँ देखेंगे आगे हम तो y इज इक्वल टू 1500 25 इंटू में 100, नीचे का डेसिमल उठा के हमने यहाँ लगा दिया, कितना जाएगा 6 टाइम, यानी कि 6000 आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा इनकम की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी इक्वल्स टू, एडी निकालना है, तो एडी भी क्या होता है, सी प्लस आई होता है। ठीक है, सी प्लस आई तो होता है, हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू हम निकाली, अभी वाई की वैल्यू क्या निकाली हमने, 6000 निकाली। ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन था क्या आपका, कंजम्पशन फंक्शन था आपका एक सेकेंड, कंजम्पशन फंक्शन क्या था आपका, 1250 प्लस 1250 प्लस 0.75y 0.75y। ठीक है, और c और i कितना आपका, i तो आपको दे रखा है कितना 250, तो c प्लस आई अगर आप यहाँ पे जोड़ दोगे, y की वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है, पुट करके देखना c प्लस आई जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, ad यहाँ पर निकल आएगा। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या है, 49 का करेक्ट आंसर है आपका 6000। ठीक है, इसका भी 6000 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी, अब यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको कैसे कैसे पता चलेगा, आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है c इज इक्वल टू 1250 प्लस 0.75y। अब ये जो होता है ना, अगर हम इसको कंपेयर करें, इक्वेशन क्या होती है, c बार प्लस b इंटू वाई, तो y ये रहा, c बार ये रहा। अभी जो b की वैल्यू है ना 0.75, यही क्या होती है आपकी, ये होती है एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू होती है, तो एमपीसी होता है, और k की वैल्यू क्या होती है, कंजम्पशन कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, 0.25, यहां से हटा के 2 जीरो, और कितना हो जाएगा 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ एमपीएस, अगर एमपीसी आपका 0.75 है तो एमपीएस कितना होगा 0.25। क्यों, क्योंकि आपको सबको पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो 0.25। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी में रिजल्ट
इन, अगर मनी सप्लाई आपकी इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में इन्फ्लेशन आता है और जो प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, increase in income due to incremental increase in investment does not continue endlessly and causes responsible for the decrease in income may be referred as। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका डी, लीकेजेस। लीकेजेस क्या होता है, देखो बच्चा, अगर ये आपकी इकोनॉमी है तो यहां से जो भी बाहर जाएगा वो सारा का सारा क्या होगा, लीकेजेस कहलाता है, और जो इसके अंदर आता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, इंजेक्शंस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, in the Keynesian cross diagram, the point when aggregate demand curve crosses the y curve, it indicates, जैसे मान लो ये आपका क्या पूछा क्वेश्चन में, ये आपकी इनकम है और ये एग्रीगेट डिमांड, जहां पे क्रॉस करते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हिच मे नॉट बी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। Next, in case of equilibrium below the full employment condition, which of the following condition hold true। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया जब एडी बराबर एएस होना चाहिए या फिर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए। तो 55 का आंसर है आपका, देखो एएस ज्यादा है एडी से एंड रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो, अच्छा बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे वाली कंडीशन क्या होगी, जहां पे आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है और रिसोर्सेज क्या है, फुल्ली यूटिलाइज आपके नहीं है। तो बिलो इक्विलिब्रियम तो यही होता है कि भैया रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं होने चाहिए, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन, देखो डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है कि इक्विलिब्रियम लेवल, जैसे इक्विलिब्रियम लेवल होता है, जैसे मान लो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको, इनकम, एग्रीगेट डिमांड और ये भी, अब मान लो एडी आपका यहां होना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, बट है कहां पे एक्चुअली में, यहां पर है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप, यही गैप क्या कहलाता है आपका, डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है। क्या कहलाता है, यही गैप आपका डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है। तो 56 का आंसर क्या है कि जब आपका एएस ज्यादा हो और एडी क्या हो, कम हो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एडी क्या हो आपका ऑलरेडी कम हो, जितना भी हमें लेवल, जितना हमें एडी चाहिए उतना भी एडी हमारे पास नहीं है, तो ये सिचुएशन आती है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी में अराइज हो जाती है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी गैप इन इकोनॉमी में एग्जिस्ट सिचुएशन, ये जस्ट इसका रिवर्स है। रिवर्स जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ये आपका इनकम, ये, अब ये एडी फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपको चाहिए रिक्वायर्ड लेवल, बट एक्चुअली में है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, यानी कि जो ये जितना ऊपर जा रहा है एक्चुअली में, यही क्या होता है आपका इन्फ्लेशनरी गैप होता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी इन्फ्लेशनरी गैप कहलाती है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या है, ए, एग्रीगेट डिमांड एक्सपेक्टेड इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट। जो एडी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा जब आपकी हो जाती है तो क्या कहलाती है, आपकी इन्फ्लेशनरी गैप बन जाती है। ओके, नेक्स्ट, the policy through which Reserve Bank of India can control the situation of excess demand to or deficient demand by altering money supply। भाई मनी सप्लाई अगर वो करेगी, मनी सप्लाई कंट्रोल करेगी आरबीआई, तो वो कौन सी पॉलिसीज कहलाएंगी, फिस्कल पॉलिसी नहीं, रेवेन्यू पॉलिसी नहीं, एक्सपेंडिचर पॉलिसी नहीं, क्या क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके अंदर हमें पढ़ने को मिलता है रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, कई और सारी चीजें होती है यहाँ पे, मॉरल सुएशन, ठीक है, कई सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, 59, which of the following is not a measure to solve the problem of excess demand। इसमें से कौन सा ऐसा मेजर नहीं है, नॉट लिखा है ना, देखो नॉट, तो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो एक्सेस डिमांड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो लिखा हुआ है परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। बच्चा अगर सिक्योरिटी हम लोग परचेज कर लेंगे तो कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व आ जाएगा, और जब कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व आ जाएगा तो वो एक्सेस डिमांड को और एक्सेस कर देगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ना वहां पे, तो मनी सप्लाई तो कम करनी होती है इसके अंदर, तो वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। Which of the following can be used as a monetary policy measure to correct the situation of deflationary gap। कौन सा ऐसा सिचुएशन है, कौन सी ऐसी मेथड है जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो अगर ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम, डिफ्लेशनरी गैप इसके नीचे है, ये है डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप तो हमें क्या करना, अगर हमें इसको करेक्ट लेके जाना तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहां से ऊपर लेकर आएंगे, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अपने मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा।
तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए टैक्सेशन इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्रेडिट रेट्स इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या है? डिक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दो? डिक्रीज कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे लोन की तरफ और आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन कि सर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी आप लोन का अमाउंट लेते हो प्लस उसके अगेंस्ट जो भी सिक्योरिटी या कोलेटरल ऑफर करते हो उसके बीच के डिफरेंस का अमाउंट। जैसे मान लो आपने बैंक ने बोला कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपको 1.5 लाख की कोई वस्तु हमें देनी पड़ेगी। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 50,000 का। तो 50,000 ही क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है। In order to encourage investment and boost aggregate demand, Government of India would encourage को बढ़ाना है, AD को बढ़ाना है ना, कुल मिला के हमें AD को यहाँ पे क्या करना है? बढ़ाना है। अगर हमें AD को यहाँ पे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट करेगी क्या यहाँ पे? बताओ क्या करेगी गवर्नमेंट? यहाँ पे करेगी इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्यों? क्योंकि देखो AD का पार्ट होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो G वाला पार्ट होगा ना, इसको गवर्नमेंट क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी तो आपका ऑटोमेटिकली AD क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, 62 65 में कुछ क्वेश्चंस आपके जिसके बेसिस पे आपको देने लिखा हुआ है। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। ये 20% ऑफ एडिशनल इनकम सेव होता है या फिर इसी की तरह लिखा होता है 20% ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम। तो बच्चा या तो ये एमपीसी होता है या फिर एमपीएस होता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि एमपीएस की वैल्यू कितनी है? 0.20। 20% कैसे लिख सकते हैं? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो लेवल ऑफ इनकम आर 50 करोड़ ईच। यानी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्या है? 50-50 करोड़ आपको यहां पर दे रखे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है आगे। तो इन्होंने पूछा है कंजम्पशन फंक्शन इन दिस केस। हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा, नोट कर लेते हैं। एमपीएस 0.20, 0.20 क्या है? एमपीएस। और सी और आई दोनों ही क्या है? 50-50 करोड़ यहाँ पर दे रखे हैं। तो हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकालते हैं? सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये है आपका, ठीक है। तो देखो भाई सी बार 50 आ जाएगा आपका, 50 ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, कि कंजम्पशन दे रखा ना ऑलरेडी। क्या लिखा? जीरो लेवल ऑफ इनकम। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन कितनी है? 50। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो कंजम्पशन होती है वो क्या होती है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। देखिए यहाँ पे ये 50 आ गया प्लस, अब ये एमपीसी क्या है? 0.20, एमपीएस क्या होता है? 0.8 और वाई तो आपका है ही, तो 50 प्लस 0.8 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सेविंग फंक्शन इन गिवन केस। सेविंग फंक्शन क्या होता है? एस इज इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो सेविंग इज इक्वल टू माइनस का सी बार कितना होगा? माइनस का 50 प्लस, अब 1 माइनस बी एमपीएस होता है तो 0.2 और वाई, तो माइनस का 50 0.2 वाई आ गया। ये रहा डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगी? वो सबको पता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। तो y इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन क्या था? 50 प्लस 0.8y और इनकम वो इन्वेस्टमेंट भी क्या थी? 50। तो निकालते हैं 0.2y 50 50 100। तो y इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.2 500। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इन द गिवन सिचुएशन लेवल ऑफ ब्रेक इनकम वुड बी करोड़। तो क्या होगा भाई? 65 का। इसका आंसर हम करके बताएंगे। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 250 आंसर आपका आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग। 66 करना है। कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है आपको 100 प्लस 0.8 y। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, प्लान इन्वेस्टमेंट 250 करोड़, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में। तो कंजम्पशन क्या दे रखा था? कंजम्पशन दे रखा है आपका 100 प्लस 0.8y, 100 प्लस 0.8y और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 250। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 250। पूछा गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। वही सेम चीज y इज इक्वल टू सी प्लस आई करना है आपको, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। तो खुद से करेंगे, मैं आपको यहाँ पे करके नहीं बताऊंगा। मैं पिछले ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन से करके बता चुका हूँ। सी प्लस आई करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ओके। नेक्स्ट, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम वुड बी 67 क्या है? 500 सॉल्व करके आ जाएगा सी प्लस आई से ही, y इज इक्वल टू सी प्लस आई से ही आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ्लेशनरी गैप एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम वुड बी। डिफ्लेशनरी गैप यहाँ पे निकालना है, यानी कि आपको कितनी हमें एग्रीगेट डिमांड की यहाँ पे जरूरत है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो वो कितना आएगा? 140 आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है।
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी में जो डेफिशिएंट डिमांड है उस पर क्या इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। तो 69 का क्या आंसर होगा, देखिए डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा, आपकी जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड होगी ही नहीं मार्केट में, तो जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उनके प्राइस ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 देखता हूं यहाँ पे, जैसे लिखा है इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मान लो एमपीसी बढ़ेगा, एमपीसी अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सिचुएशन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, कंजम्पशन ज्यादा बढ़ गया, फिर से क्या होगा, प्राइस लेवल आपका बढ़ेगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, और फिर नेशनल इनकम भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा तो वही सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम जो आपका नेशनल इनकम ही होती है। The working of investment multiplier can be arranged as investment multiplier कैसे काम करता है यहाँ पर, कैसे करेंगे यहाँ पर, change in total change in income leads to change in consumption and saving। ठीक है, change in income leads to change in consumption and saving। ठीक है, तो कंजम्पशन एंड सेविंग जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे चेंज इन इनकम में भी यहाँ पे आपका इनकम में चेंज आएगा। बट यहाँ मुझे लग रहा है ऑप्शन इन्होंने करेक्ट नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, छोड़ दो। यहाँ देखो 72 steps in the derivation of saving curve from the given straight line consumption curve 45 degree income curve can be arranged as। सेविंग कर्व कैसे बनता है आपका, ऐसे बनता है सेविंग कर्व, ऐसे ये रहा सेविंग कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये पूछा है यहाँ पे इसका आंसर। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इंटरसेप्ट, सबको पता है नेगेटिव इंटरसेप्ट यार नीचे से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है 72। ठीक है, और फिर सेविंग कर्व इक्वल्स टू 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे देखो सेविंग क्या होगी, 0 होगी ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से सेविंग बढ़नी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद थर्ड सेविंग आर पॉजिटिव व्हेन y मोर देन c। ऑब्वियसली बात है जब आपकी इनकम ज्यादा होगी कंजम्पशन से तो आपकी सेविंग यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये जो पार्ट है ना, ये यही वाला पार्ट है जहाँ पे इनकम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंशियल ऑर्डर व्हेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। यानी कि हमें डिफ्लेशनरी गैप को अगर कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या क्या करती है, गवर्नमेंट करती है आपका सबसे पहले टैक्सेस को डिक्रीज करेगी, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, फिर डिस्पोजेबल इनकम, जिससे क्या होगा डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ जाएगी, मान लो टैक्सेस आपको कम देने पड़ेंगे तो खर्चा ज्यादा करोगे, डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एडी बढ़ेगा, ओवरऑल एडी बढ़ेगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है यहाँ पे, और डिफ्लेशन गैप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये स्टेप आएंगे, ये स्टेप कहां पे दे रखे हैं, ये स्टेप दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर ए में। फिर वही सीक्वेंशियल ऑर्डर इसमें अरेंज करना है, इसमें किसकी बात कर रखी है, ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ, अब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप हो गया है। ठीक है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी गैप के लिए क्या करती है यहाँ पे, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, पहला स्टेप। सीआरआर यहाँ पर बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, रिडक्शन इन लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक। भाई बैंक कम से कम पैसा बाहर दे पाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसको अपने पास रखना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियसली बात है कम से कम पैसा बाहर मार्केट में दे पाएगी। ठीक है, फिर रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि मनी सप्लाई कम, कंजम्पशन कम, और डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल आपको क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इंपैक्ट ऑफ फॉल इन रेपो रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, रेपो रेट का फॉल करना, रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से क्या लेता है, लोन लेता है। तो इसका क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा आपका फोर्थ, मोर बोरोइंग्स, जब हम ज्यादा बोरोइंग लेंगे। सबसे पहला स्टेप इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, एक सेकेंड, मनी सप्लाई बढ़ेगी। फिर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एडी बढ़ेगा यहाँ पे, और डिफ्लेशनरी गैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 76 79 में आपको सारे के सारे स्टेटमेंट्स बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स आपको देखनी है और स्टेटमेंट्स का ही करना है कि हमें यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू एग्रीगेट डिमांड refers to total expenditure incurred by all sectors of an economy। ऐसा होता है बिल्कुल, ऑल सेक्टर देखा जाता है तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। In a two sector economy, two demand components aggregate expenditure incurred by household on consumption and expenditure incurred by firm and government on capital goods। ये भी सही है, दोनों सेक्टर में देखिए, टू सेक्टर में आपके दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड होता है और एक आपकी फर्म होती है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। 77 का देखेंगे, तो 77 का देखते हैं यहाँ पर,
कंजम्पशन फंक्शन शो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड, नहीं, कंजम्पशन फंक्शन दिखाता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कंजम्पशन फंक्शन कैन बी एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस्ड एज C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, बिल्कुल सही, यानी कि इसका मतलब होता है कि y में जितना जितना चेंज आएगा उसके हिसाब से कंजम्पशन में भी चेंज आएगा। फिर देखिए 78 में क्या है, कंजम्पशन फंक्शन ऑन कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। 78 स्टेटमेंट 2 है द इंटरसेप्ट C रिप्रेजेंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इंटरसेप्ट C, जो C होता है ना, C का इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिखाता है, दैट कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो ये भी सही है। और कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बिल्कुल नहीं, एक्स एक्सिस से नहीं, वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, याद रखना, वाई एक्सिस ऐसा होता है ना, ये होता है ना कंजम्पशन कर्व, ये तो वाई एक्सिस है, यहां से नहीं होता स्टार्ट, ठीक है, यहां से। एक्स एक्सिस किसका होता है, सेविंग का होता है, ऐसे ये रहा ना एक्स एक्सिस, तो यहां से सेविंग का स्टार्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट 79, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व बी इज बी इन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, बिल्कुल सही यही होता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहां पे सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी होता है एमपीसी और वाई होता है इनकम। ठीक है, स्टेटमेंट 2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, ये बिल्कुल सही है, स्लोप दिखाता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी होता है क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, के इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, और चेंज हमेशा क्या ही दिखाता है, स्लोप ही आपको दिखाता है। ओके, नेक्स्ट 80 का देखते हैं, aggregate demand is measured not as the sum total of good but as the sum total of plan expenditure on the good during an accounting year. So aggregate demand is measured ठीक है, तो 80 का क्या है आपका, एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड नॉट एज द सम टोटल ऑफ गुड बट एज द सम टोटल ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, तो स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, स्टेटमेंट 2, एडी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं, एडी कर्व डाउनवर्ड नहीं होता, अपवर्ड होता है, कैसे, यहाँ देखो, ये होता है ना ऐसे, ये तो अपवर्ड है ना, डाउनवर्ड थोड़ी है, डाउनवर्ड तो ऐसे होता है, तो ये नहीं होगा, तो स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स इन एन ओपन इकोनॉमी इंडिकेट्स डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, डिमांड नहीं, हम करते हैं एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए था, तो पहले स्टेटमेंट तो देखते गलत। स्टेटमेंट 2, व्हेन एक्सपोर्ट 6000 करोड़ एंड इंपोर्ट 7000 करोड़, द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट विल बी इक्वल्स टू 10,000 करोड़, भैया एक्सपोर्ट दे रखा है 60,000 और इंपोर्ट दे रखा है 70,000, तो जो नेट एक्सपोर्ट होगा तो माइनस का 10,000 आना चाहिए ना, तो पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी गलत। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। स्टेटमेंट 1 82 का देखेंगे क्या, व्हेन कंजम्पशन फंक्शन C लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैसे देखो, ये होता है C, तो ये तो ओरिजिन से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना, ओरिजिन तो ये रहा, बट C तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो रही है ये चीज। स्टेटमेंट 2, तो ये क्या है, तो बिल्कुल गलत, सेविंग फंक्शन वुड बी लीनियर इन केस ऑफ एमपीएस फाउंड टू बी कांस्टेंट, अगर एमपीएस आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो सेविंग कर्व भी क्या रहेगा आपका, लीनियर रहेगा, एक लाइन में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। 83, एज पर केंजियन वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस कैन नेवर बी इक्वल, ऐसा नहीं होता, होते हैं इक्वल जब दोनों ही क्या हो, 0.5 0.5 हो जाते हैं यहाँ पर, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। स्टेटमेंट 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज नेगेटिव, यानी कि जो एपीएस है, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, नेगेटिव, वैल्यू ऑफ एमपीएस मस्ट बी नेगेटिव, तो ऐसा जरूरी नहीं होता, या होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है, वो पॉजिटिव होते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते ना। 84, स्टेटमेंट 1, सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1, एपी सी और एमपी सी, ऐसा नहीं होता, एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी प्लस एमपीसी किसके बराबर होता है, एक सेकंड, इरेजर कहाँ गया,
दोबारा देखते हैं, सम ऑफ APC एंड MPC इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तो सही होता है हमारा, APC और MPC का सम क्या होता है, बराबर क्या होता है, 1 के होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, as income increases both average propensity to consume and marginal propensity to consume fall, but fall in marginal propensity to consume is at faster rate as compared to the average propensity to consume। MPC हमेशा ज्यादा रेट से क्या होती है, गिरती है, क्योंकि मार्जिनल हमेशा ज्यादा रेट से डिक्लाइन होती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। 85, propensity to consume does not affect the level of aggregate demand in the economy। तो propensity to consume क्या करती है, does not affect, तो नहीं इफेक्ट करती है भाई, वैसे तो गलत जाएगा। स्टेटमेंट 2, aggregate demand equation in a two sector economy AD is equal to AY where A is the equal to C plus 1G। नहीं, A क्या होता है, A होता है आपका कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ये तो होता है C बार। If the value of MPC is 1, अगर MPC की वैल्यू 1 रखेंगे, the value of investment multiplier will be infinity। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, क्योंकि अगर मान लो k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC होता है, MPC का मैंने 1 रख दिया, तो क्या होगा 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। स्टेटमेंट 2, हायर द वैल्यू ऑफ MPC लोअर शैल बी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। बिल्कुल नहीं, MPC की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई भी उतनी ज्यादा बार होगा। स्टेटमेंट 1, सेविंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। बिल्कुल सही है भाई, सेविंग बढ़ती है इनकम के बढ़ने से। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज ऑलवेज पॉजिटिव। MPS हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1, 88, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बिल्कुल सही, MPC और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे जैसे MPC बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी यहाँ पर बढ़ेगा। स्टेटमेंट 2 ये बिल्कुल सही है आपका, स्टेटमेंट 1। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 5 व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 नेक्स्ट का, as a person gets richer his inclination to consume with respect to a given level of income falls। कह सकते हैं बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि जैसे जैसे हम इंसान की इनकम बढ़ती चली जाती है, तो वो सेविंग पे फोकस ज्यादा करता है। कंजम्पशन तो बढ़ रहा होता है, बट उस रेट से नहीं बढ़ रहा होता जिस रेट से पहले बढ़ रहा होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2, as a person gets poorer his inclination to save with respect to given level of income falls। ये बिल्कुल सही है, पर्सन गेट्स पुअर सेव विद गिवन। जैसे मान लो अगर कोई पर्सन पुअर है, तो ऑब्वियस बात है इनकम के बढ़ने से क्या होगा, वो सेविंग कम करेगा, खर्चा ज्यादा करेगा पहले, कि भाई पहले हम अपना पेट पाल लो, अपनी नीड्स को पूरा कर लो, उसके बाद सेविंग कम बाद में सोचेंगे, तो फॉल करती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी आपकी पूरी तरीके से क्या है, सही है। स्टेटमेंट 1 भी पूरी तरीके से क्या है, सही है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, excess demand has a positive impact on the level of output and employment। तो excess demand क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट। एक्सेस डिमांड हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं होता, एक्सेस डिमांड कोई लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता नहीं है यहाँ पे। अगर एक्सेस डिमांड, अगर लेवल ऑफ आउटपुट साथ साथ बढ़ रहा होता तो एक्सेस डिमांड तो कभी होता ही नहीं। तो यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता नहीं है और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर नहीं बढ़ता, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो एक्सेस तभी तो इन्फ्लेशन होता है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत। स्टेटमेंट 2, excess demand creates inflationary condition in the economy by increasing general price level। excess demand creates inflationary condition in the economy। तो excess demand सिंपल सी बात है, inflationary condition create करेगा ही करेगा by increasing general price level। भाई जनरल प्राइस लेवल जैसे ही बढ़ेगा तो आपका excess demand में यहाँ पे inflation सिचुएशन आ जाएगी, जिसको हम inflationary gap भी यहाँ पर कहते हैं। ये क्या है, सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो रिड्यूसेस द इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी। ठीक है भाई, क्योंकि जैसे ही हम लोग अपना लीगल रिजर्व रेशियो CRR SLR बढ़ाएंगे, तो बैंक ज्यादा पैसे अपने पास रखेगा, कम पैसा मार्केट में क्या कर पाएगा, गेन, कम पैसा मार्केट में क्या कर पाएगा, दे पाएगा। और जब कम पैसा मार्केट में दे पाएगा तो क्रेडिट कम जाएगा, कंजम्पशन कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कहां पे आ जाएगा, फुल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो 91 इज एब्सोल्युटली राइट। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करेंगे, तो इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू the gap which arises when actual aggregate demand exceeds aggregate demand requires to establish full employment level of output। तो स्टेटमेंट 1 2 भी आपका बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है,
कि जितना एग्रीगेट एक्चुअल में है, जब उससे भी ज्यादा एग्रीगेट डिमांड मार्केट में हो जाता है तो ही आपकी इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है। तो स्टेटमेंट 2 में वही है। देखो वो जो कॉन्सेप्ट सारे वही है, बस लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के लंबा चौड़ा करके दे रखे ताकि आप वैसे डर जाओ एग्जाम में और आपका प्रेशर बढ़ता चला जाए। तो आपको डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को माइंड में लगाने हैं और सीधा आंसर को टिक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी तक हमने कोई भी ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं देखा कि जहां पे लगे कि नहीं यार इसमें तो कोई रॉकेट साइंस लगानी है, ये लगाना वो लगाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस आप सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इस सेशन को दिखाइए ताकि वो अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। सो पार्ट 2 भी हमारा आज क्या होता है, ओवर होता है। पार्ट 2 में हमने भी काफी 40-50 के अप्रॉक्स यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कोई भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।